तिवाड़ी आपका स्वागत करता हूं स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में आईएमएस नोएडा के संस्थान में। आज इस कार्यक्रम हस्तक्षेप में मैं एक ऐसा विषय लेकर आया हूं जो कि भारत देश के लिए एक बहुत चिंता का विषय बना है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए इंटॉलरेंस जो विषय सबसे चिंताजनक है, आज देश की राजनीति और देश के समाज के अंदर एक बड़ा गतिरोध और विरोध जागृत हुआ है, जो कि ये 2014 से जो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है उसके बाद से इसमें ज्यादा रोज दिख रहा है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। मैं जानना चाहता हूं अपने विद्वानों से जो स्टूडियो में उपस्थित हैं कि वाकई में आलम साहब, मैं आपसे पहले जानना चाहूंगा इनटॉलरेंस जो शब्द है जो भारत में 2014 के बाद से ज्यादा गतिरोध और ये प्रतिरोध जो उत्पन्न कर रहा है, ये ऐसा क्यों और ये शब्द कहां से आया? कोई धर्म असहिष्णुता का पाठ नहीं पढ़ाता, इनटॉलरेंस नहीं सिखाता। इसे उर्दू में अदम रवादारी कहते हैं। ये नहीं सिखाता है कोई धर्म, लेकिन हर धर्म में एक संप्रदाय ऐसा उत्पन्न होता है जो पॉलिटिकल माइलेज के लिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट के लिए ऐसा माहौल क्रिएट करता है। और ये इसी माहौल को क्रिएट करने के लिए और पॉलिटिकल पोलराइजेशन के लिए ये होता है। और ये मेरा ये मानना है। ऐतिहासिक तौर पर अगर आप देखें तो भारत एक असहिष्णु देश है, क्योंकि हर धर्म, हर संप्रदाय के लोगों का यहाँ स्वागत है। ठीक है, ऐसे जर्नलिस्ट भी हैं जो बिकते हैं, ऐसे जर्नलिस्ट भी हैं जो धर्मांधता फैला रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर धर्मांधता ही होती तो देश कभी नहीं टेक पाता। ये देश ऐसा है जो बहुत से क्या कहते हैं, ट्रायल्स को देख चुका है, अर्थक्वेक को देख चुका है, दंगों को देख चुका है। लेकिन ठीक है, हम टकराते हैं बर्तन की तरह, लेकिन रहते हैं एक साथ और हमें रहना पड़ेगा। मतलब जिस तरीके की भारत देश के अंदर असहिष्णुता, मुझे भी जिस तरह से आपने बताया कि फैलाई जा रही है, ये है नहीं ऐसे। मंजू मैडम, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि राजनीति की तस्वीर से भारत देश के अंदर जो असहिष्णुता बदल रही है, क्या भारत के जनमानस पर, भारत की जनता पर इसका क्या असर पड़ रहा है? आपने कहा कि इसका जनमानस पर क्या प्रभाव है। मैं अभी रिसेंटली आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि कुछ दिन पहले मेरे घर में एक मेड आई जो कि मुस्लिम थी और वो काम ढूंढ रही थी, लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा था इसी वजह से क्योंकि वो मुस्लिम है और कोई भी हिंदू घर उसको काम के लिए नहीं रख रहा है, विच इज़ द रियलिटी। बट मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हिंदू मुस्लिम हम सब बराबर हैं और हमने यही सीखा है अपने पूर्वजों से भी और आज भी। और आज वो मेरे घर में बहुत अच्छे से काम कर रही है। सो मेरा कहने का मतलब है कि सबसे पहले हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो इसी धर्म को हमें निभाना होगा, तो जनमानस को हमें इससे बचाना होगा कि उसके ऊपर उसका साइकोलॉजिकल नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। कि वाकई में ये मानसिकता की बात है, तो ये मानसिकता चेंज परिवर्तित कौन कर रहा है भारत देश की जनता का? तो सबसे पहले आई थिंक हम लोगों का एजुकेशन लेवल बढ़ना चाहिए, ठीक है, और आदमी लोगों को ऑब्जेक्टिवली देखना चाहिए कि लाइक भाई सही क्या चीज है। क्योंकि देखिए हम लोगों के देश में हम लोग जो कहते हैं ना कि वसुधैव कुटुंबकम, की लाइक पूरा सब लोग अपने फैमिली है, ठीक है। दूसरा चीज है जो डॉक्टर आलम ने जो कहा कि देखिए हमारा जो कंट्री है मल्टी एथनिक, मल्टी रिलीजियस है, और ये रातों रात नहीं हुआ, वो तो हजारों साल तो मुझे लगता है कि जो इतने बड़े बड़े ठेकेदार हमारी सोसाइटी में बैठे हुए हैं, पहले तो हमें उनकी मानसिकता को बदलना होगा। और जब तक उनकी मानसिकता नहीं बदलेगी तो उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा लीडर कहलाते हैं, तो हमारी सोसाइटी की मानसिकता कभी नहीं बदल सकती है। साथ ही साथ आपने देखा होगा रिसेंटली कितनी सारी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो बहुत बड़े बड़े धर्म गुरुओं के साथ मिल गई हैं। अब पॉलिटिकल पार्टी और धर्म गुरु अगर एक साथ हो गए हैं तो हमारी सोसाइटी का विनाश तो निश्चित ही है। तो इसके लिए हमें बदलना होगा और हमें मिलकर एक आवाज उठानी होगी कि सोसाइटी के अंदर हम सब मिलकर एक तरह रहें और एक जैसे ही हैं, जो अभी तक हम सुनते आए हैं उसी का हम पालन करें। कि भारतीय राजनीति धर्म का कहीं ना कहीं ये जो प्रलोभन है कि भारतीय राजनीति से धर्मों को अलग कर देना चाहिए। गोविंद जी, आपसे प्रश्न ये है कि जिस तरीके से ये इनटॉलरेंस को देखते हुए हमारे देश के विद्वान लेखकों ने अपना सम्मान वापस किया, क्या आप इस बात पर सहमति व्यक्त करते हैं या नहीं करते? क्या ये देश की क्या विडंबना है? विशेषकर मैं इस बात पे कहना चाहता हूं कि ये बिल्कुल भी मतलब उनके लिए सही कदम नहीं है, क्योंकि अगर उनको प्रतिरोध जाहिर करना था तो उसका दूसरा तरीका होता कि सम्मान ऐसे नहीं मिलता। अब पर्टिकुलरली के कुछ मुद्दे उठा करके जो निंदनीय है, बल्कि इस पे बहस होती, इस बात को सामने रखा जाता कि सम्मान लौटाना कोई अच्छा कदम नहीं है मेरे हिसाब से।
खास तौर से मुझे दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर ये बड़ा दब्बा है कि उनके शासनकाल के अंदर ये कहीं ना कहीं एक बड़ा दुखई जो प्रेजेंटेशन दिख रहा है, जो हमें दिख रहा है प्रस्तुतिकरण, की लेखकों ने अपना सम्मान वापस किया। तो ये केवल पॉलिटिकल माइलेज के लिए है, लोगों को बहकावे में लाते हैं। और इसमें धर्मगुरु भी, क्योंकि वो धर्मगुरु भी मुझे लगता है कुछ अनएजुकेटेड हो सकते हैं, इलिटरेट हो सकते हैं, या वो कट्टरपंथी हो सकते हैं। उनको अपने धर्म का, मजहब का पूरी तरह से पता नहीं। मजहब किसी को नहीं सिखाता कि किसी से बैर किया जाए। तो एक उन्होंने क्या है, नोडल पॉइंट बना रखा है कि नोडल पॉइंट से कैसे गवर्न किया जाए पब्लिक को। तो पब्लिक गवर्न हो जाती है, और पब्लिक गवर्न होने से क्या है कि परसेप्शन चेंज हो जाता है। क्या आपको लगता है कि लेखकों ने वापस कर दिया? एक तरफ दादरी में हत्या हो रही है, दूसरी तरफ सलमान खान, जो मतलब युवा लोग उनको मानता है, उनकी फिल्में देखता है, क्या सलमान खान हो, आमिर खान हो या शाहरुख खान हो, क्या ये किस तरह का इंटॉलरेंस है? क्या इनको भी इस तरीके से गतिरोध जारी रखना चाहिए? क्या आमिर खान साहब को क्या चाहिए, सलमान खान साहब को क्या चाहिए, या कोई भी और व्यक्ति विशेष को क्या चाहिए? वो ये देखता है कि भाई कौन सा सेगमेंट है जो मुझे फ़ायदा पहुंचा सकता है, उसके हिसाब से और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अब मैं उसको फिर टारगेट बनाऊं और उसके दिमाग की पोजीशनिंग में ऐसे फिट करूं कि वो मेरी कही हुई बात, मेरी दिखाई हुई बात को ही पूर्ण सत्य मान ले और उसके आधार पे वो काम करने लगे, ताकि मेरा इंटरेस्ट जो है वो बना रहे। इसी के चलते हर इंसान अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए लोगों को इन चीज़ों के लिए भ्रमित कर रहा है, जिसके वजह से आज समाज में इतनी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो कहीं हमें इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल चेंज करने की हमें आज जरूरत है। भाई गांधी जी ने जो उपदेश दिया, जो विचारधारा दी, उसको सिर्फ किताबों में ही हम पढ़ रहे हैं। अगर हम रामचरितमानस को देखें तो उसमें बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। जिसका मतलब है, अगर आप किसी भी धर्म को उठा के देखें, उसमें शहादत की है, कुर्बानी दी है। आप क्रिश्चियनिटी को उठा के देख लें, क्राइस्ट ने शहादत दी, क्रूसीफाई हो गए खुद से। किसके लिए? मनुष्य के पापों को अपने सर पर ले लिया और क्रूसीफाई हो गए। ऐसे ही मोहम्मद पैगंबर ने शहादत दी। ऐसे यहाँ पर लॉर्ड राम कृष्णा को देख लो, बचपन से ही शहादत दी है, कुर्बानी दी है। भाई लॉर्ड राम कृष्णा को देखो, कृष्णा जी जन्म भी नहीं है, पूतना आई है ना, कुर्बानी दी अपनी। तो ऐसे ही हमारे हर धर्म ये दिखाता है कि दूसरों के धर्म को आप आदर दो, दूसरों के विचारधारा को आदर दो और दूसरों को सम्मान दो। तो मेन बात ये है कि हमें दूसरों को सम्मान देना चाहिए, क्योंकि सारे धर्म हमें यही सिखाते हैं कि हमको अपना सही आचरण करें, दूसरे के धर्म को सम्मान करें और सहनशीलता रखें। दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है, नजर और नजरिया। मुझे लगता है कि भारत देश का वो समय आया है, सभी लोगों को अपना नजर और नजरिया बदलना पड़ेगा। भारत देश की जनता को जिस तरह से भ्रमित किया जाता है राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से, क्योंकि वो सत्ता में आना चाहते हैं, जैसे आलम साहब ने कहा, और सबसे ज्यादा जो शिकार होता है मध्यम वर्ग। अब मैं इस कार्यक्रम की श्रृंखला में हमारे बीच में जो हमारी जनता जनार्दन बैठी हुई है, उसी में विक्रम साहब जो मार्केटिंग हेड हैं आईएमएस के, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि हमारे जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं उनसे कोई प्रश्न जानना चाहेंगे। मैं भी पिछले 6-7 साल से वोट कर रहा हूं और मुझे पता है कि ये कभी मुद्दा था ही नहीं। तो पिछले 16 महीनों के अंदर ऐसा क्या हो गया कि आज की राजनीति के अंदर टॉलरेंस और इंटॉलरेंस सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। सब एक दूसरे को बता रहे हैं कि आप सहिष्णु हैं, आप असहिष्णु नहीं हैं। एक दिन आता है जब एक फिल्म एक्टर की मूवी रिलीज होती है, उसके अपोजिशन में हजारों लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आ जाते हैं। उसके पहले वो ही सुपरस्टार थे इंडिया के, उनकी हर मूवी के अंदर टिकटें ब्लैक हुआ करती थी। एक दिन आज ऐसा आ गया कि उसका विरोध हो रहा है। एक सीएम हमारे पीएम के लिए कुछ भी अनर्गल कुछ भी बोल देते हैं, कोई कुछ नहीं करता। सो ऐसा क्या हो गया, लोगों में इतना गुस्सा कहाँ से आ गया है, किन लोगों ने भरा है, और जो युवा है और ये जो देश है वो किस राह पे आगे बढ़ रहा है, और इसको कैसे सुधारा जा सकता है, कैसे इसके ऊपर जो हम एक नियंत्रण ला सकते हैं। क्या ऐसा नहीं है कि इंटॉलरेंस पहले नहीं था, पहले भी था, बट ओनली थिंग इज दैट शायद उसको इतना कवरेज नहीं मिलता था मीडिया पे जितना आज मिल रहा है। उसके दो रीजन है। पहले क्या होता था, जो भी इंटॉलरेंस के जो भी घटनाएं होती थी 3-4 साल पहले जो भी हो, या उससे पहले की भी अगर बात देखो, तो क्या होता था, वो लोकल मीडिया तक ही सीमित रहता था। आज के दिन पे क्या हुआ है, मीडिया और ज्यादा जागरूक हो गया है, प्लस सोशल मीडिया जो है वो बहुत एक्टिव है। मतलब जो छपा नहीं या छपते छपते वो आपका वायरल हो जाता है, ठीक है। एंड एवरीबडी हैज एन ओपिनियन। आज के दिन पे सबके हाथ में, एवरी से 80% ऑफ द पीपल हैव स्मार्टफोन्स, जिसमें फेसबुक एंड व्हाट्सएप तो डेफिनेटली है। तो कुछ भी अगर कहीं पे हो रहा है वो डेफिनेटली
बहुत बहुत जल्दी स्प्रेड हो जा रहा है। दूसरा चीज है कि लाइक वंस यू आर नॉलेजेबल देन यू नो व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, ठीक है। बट अगेन एट द सेम टाइम आपको वो जानना चाहिए कि जब फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो डॉक्टर आलम ने अभी कहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच इज अ वेरी गुड थिंग, बट यू शुड नो कि कहां पे आप उसका लाइन ड्रॉ करें। ऐसा कुछ ना करें जिससे दूसरे आदमी को ठेस पहुंचे, ठीक है। सबका अपना अपना नजरिया है, सब लोग अपना अपना जो बिलीव करते हैं फॉलो करें, बट एटलीस्ट सोसाइटी में जो पीस है उसको प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए, बिकॉज दिस इज नॉट व्हाट इंडिया स्टैंड्स फॉर, ठीक है। नहीं तो फिर हम लोगों का और दूसरे देशों में क्या क्या फर्क है, कोई फर्क रहेगा ही नहीं। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपको लगता है कि ये सकारात्मक प्रतिक्रिया की वजह से ऐसा है कि हमें जो प्रतिक्रिया मिलती है उसकी वजह से हम लोग ऐसा सोचते हैं, जो भी इंटॉलरेंस बढ़ रही है सिर्फ और सिर्फ जो उनको दिखाया जा रहा है या बताया जा रहा है उस वजह से बढ़ रहा है, और उनको बताने वाला कौन है? टॉपिक ये दिलवाले का विरोध हो रहा है। मैं भी एक हिंदू हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, आप भी एक हिंदू हुई, ई भी एक हिंदू है, सर एक मुस्लिम है, हम सब यहाँ बैठे हैं, तो विरोध कर कौन रहा है? लेकिन मैं 3 शब्दों में आपके सवाल का उत्तर देना चाहूंगा और फिर इसको समझाऊंगा कि ये क्या है। साकार, आकार और विकार। हमने कुछ देखा, उसको हमने अपने हिसाब से व्यक्त कर दिया और उसको फैला दिया। अब उस फैलाने में कितना विकार है और उस विकार से कितनी समस्या होने वाली है किसी के लिए, उसको हम नहीं समझते, चाहे वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए हो, चाहे वो किसी जाति विशेष के लिए हो, किसी के लिए भी। तो ये जिम्मेदारी किसी ना किसी को निभानी पड़ेगी। इंडिया इज अ मार्केट, अमेरिका के लिए ये मार्केट है। आप देखेंगे कि धार्मिक वस्तुएं जितनी हैं, इस्लामिक वस्तुएं, तस्बीह, जानमाज और हिंदुओं की मालाएं और रुद्राक्ष, ये आपको सबके सब चाइनीज़ मिलेंगे। टोपी जो पहनता है मियाँ जी, वो सारी टोपी चाइना से आ रही है। आपको आश्चर्य होगा, इंडिया की मस्जिदों में और इंडिया के मंदिरों में जो इस्तेमाल हो रहे हैं धार्मिक वस्तुएं, वो चाइना से आ रही हैं। लोगों को समझ है कि यहाँ जो गेम चलेगा वो धर्म का चलेगा। और हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा प्रबुद्ध तबका ऐसा है जो ये सिखाता है, ये सिखा रहा है, सिखाया जा रहा है कि पहले हम मुस्लिम हैं तब इंडियन हैं, पहले हम हिंदू हैं, एक मिनट, तब हम जो है ये हम हिंदू हैं, ये हिंदू राष्ट्र है, ठीक है। तो इस तरह का बताया जा रहा है। में जिस तरह की ये असहिष्णुता या इस तरह के जो विशेष बिंदु हमारी समस्याएं जो नजर आती हैं, कहीं ना कहीं विदेशी लोगों का षड्यंत्र तो नहीं है जो हमको आपस में लड़ाने पे मजबूर कर रही हैं। ऐसे भी स्कूल जानती हूँ जो माइनॉरिटी स्कूल्स हैं, चाहे वो जैन समाज ही ले लीजिए, तो जैन समाज के बच्चों को नमो अरियंताणम ही सिखाया जा रहा है। उनको ये नहीं सिखाया जा रहा है कि धर्म एक है, उनको सिखाया जाता है कि आपको जैन धर्म की जो कथाएं हैं या जैन धर्म की जो बातें हैं वही सीखनी है और उनको याद करना है, और जो आपकी मॉरल वैल्यू की जो क्लास होगी उस क्लास में आपसे यही सुना जाएगा। तो बच्चा शुरू से, जब नर्सरी क्लास का एक बच्चा है और वो सीख रहा है कि नमो अरियंताणम, नमो श्री सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उपजज्जायणम, बिकॉज मैं भी एक जैन स्कूल में पढ़ती थी तो मुझे आज भी वो याद है। तो मेरे मन में वो नर्सरी से बैठ ही गया था कि मुझे जैन समाज की तरफ ही बढ़ना है। तो ये गुरु जो धर्म जो गुरु है ना, यही बच्चों को सिखा रहे हैं कि आपको अपने धर्म तक ही सीमित रहना है और दूसरे धर्म की तरफ झांकना ही नहीं है, जबकि भारत तो ऐसा देश नहीं था। हम लोग अपना ओपिनियन को वॉइस करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया के थ्रू। बट अगर हम देखें इस इंटॉलरेंस की इशू को, इंटॉलरेंस की इशू आज हम इस पे चर्चा कर रहे हैं, तो कहीं इस सोर्स से ये, अगर हम इसको एक मार्केट माने तो कहीं ये सोर्स से इसको सप्लाई किया जा रहा है, एंड दिस इज एक्चुअली सेलिंग इन द मार्केट, बिकॉज लोग इसको खा रहे हैं, इसको खरीद ले और इसको आगे बढ़ा रहे। कौन बढ़ा रहे? ये जो बुजुर्ग और हम मिलके 70% होते हैं आज एजुकेटेड समाज है हमारे देश का। तो अगर हम माने बाय एंड लार्ज द ऑडियंस इज एजुकेटेड हियर, तो क्या ये एजुकेटेड लोग ही इस मार्केट की डिमांड को एग्रीगेट कर रहे हैं? ये जो बाजार, ये मंडी लगी है, इसमें कौन बेच रहा है और कौन खरीद रहा है? क्योंकि ये मंडी और ये बाजार कहाँ से शुरू हो रहा है? सोशल मीडिया इज ए वेरी बिगेस्ट प्लेटफॉर्म नाउअडेज। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे चाय पे चर्चा। जब चाय के ऊपर 4 लोग इकट्ठे होते हैं तो वो क्या बात, किसी एक मुद्दे पे बात करते हैं, बट वहां पर सबके ओपिनियन उसी समय एक प्लेटफॉर्म पे शेयर करते हैं। यहाँ ये पूरा वर्चुअल मीडिया है, राइट? वर्चुअली आप एक भ्रम में आप जी रहे हैं, ठीक है? आपने एक मैसेज फ्लोट किया विच इज रिलेटेड टू एनी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, या किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है, किसी
किसी धर्म से जुड़ा हुआ है, जब वो दूसरे तक गया तो दूसरे ने उसके ऊपर क्या एजम्पशंस और क्या मैनिपुलेशंस उसके अंदर किए। तो बेसिकली ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि जितनी भी हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं, इन्होंने अपने ही ऑफिसेस के अंदर बहुत सारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को बहुत हाई सैलरी के ऊपर अपॉइंट किया है, ठीक है, जिसका मेन एजेंडा यही है कि कैसे आपको इस तरह के मैसेजेस को प्रमोट करना है और फ्लोट करना है और यूथ तक पहुंचाना है। तो अब सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? यूथ की है। अभी हम कह रहे हैं ना, यूथ को इससे फर्क नहीं पड़ता, पर यूथ को इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि यूथ की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर एक मैसेज आपके पास जा रहा है तो बिना सोचे और समझे कैसे आप उसको 10 ग्रुप के अंदर फ्लोट करते हैं। सो यूथ हैज to be more responsible to work in the social media platform, right? मुझे लगता है इस कार्यक्रम में जो विद्वानों ने, जनता ने अपनी राय और मत व्यक्त किए हैं, मुझे लगता है कि अगर देश में नजर और नजरिया पर चिंता किया जाए और राजनीतिक पार्टियों के जो षड्यंत्र उनको समझे भारत देश की जनता, और विदेशी जो षड्यंत्र हमारे साथ भारत देश में किए जा रहे हैं उन पर हम चिंतन करें और इन जैसी अफवाहों पर, इन जैसे गतिरोधों पर अपना नजरिया बेहतर रखें, तो भारत देश इंटॉलरेंस या असहिष्णुता से जो दूरी बनाए हुए था अभी तक, वो बनाए रखेगा और भारत देश अखंडता जैसी प्रामाणिकताओं को हमारे संविधान ने जिंदा कर रखा है। और हम देश का में एक नारा जो गांधी जी ने दिया था, हम सब भारतवासी भाई बहन की तरह हम सब एक हैं और एक ही रहेंगे। इसी के साथ मैं अपने इस कार्यक्रम अंत करता हूं और सभी अपने मेहमानों का धन्यवाद करता हूं।